ईएम वेव का पढ़ाई हम लोग अभी कर रहे हैं, जिसमें आपको कई सारी बातें बताया गया है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी पढ़ने आए हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव का एनर्जी डेंसिटी कितना होता है, यही पढ़ना है। कल जब प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताए थे ईएम वेव का एनर्जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में बराबर बराबर डिवाइडेड होता है। जैसे 100 एनर्जी है ईएम वेव का, तो 50 एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में होगा, 50 एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में होगा। इसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग ईएम वेव का एनर्जी डेंसिटी अब पढ़ने आए हैं। आज के डेट में हम सब लोग जब यह चैप्टर पढ़ते हैं तो इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को आज याद नहीं होगा, लेकिन ये सब पढ़ाया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड का कितना होता है, ये सब हम लोग पिछले चैप्टर सब में पढ़े हैं। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी पढ़ते हैं और इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी पढ़ते हैं। तो वही यहां पर लिखने जा रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जब एनर्जी डेंसिटी हम लोग लिखते हैं तो ऐसी, यह बराबर होते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाई करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का भी ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू बी, यह बराबर होता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट के। तो दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ईएम वेव का एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे कैलकुलेट हो जाएगा। यहीं से लिखेंगे देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव तो यहीं से हम लोग लिखते हैं U इक्वल्स UE प्लस UB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यह है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू जो पहले से जानते थे, इसको पुट करेंगे, ईएम वेव का एनर्जी डेंसिटी निकल जाएगा। नेक्स्ट, कुछ ऐसी बातें हैं जो ईएम वेव के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, उसकी यहां पर जरूरत है, उसको लिखने जा रहे हैं। फिर से देखिए, सिंस इन ईएम वेव में हम लोग कुछ बातें पढ़े हैं, जैसे C बराबर होता है E नॉट बाई बी नॉट। इसी को सोल्व करने से आता है 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एयर में। दूसरा, ईएम वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड पीरियोडिकली वैरी करता है, E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स।
और तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड भी पीरियोडिकली वेरी करता है, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये सब बातें प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। अब इसका इस्तेमाल करके यूवी और यूबी का वैल्यू कैलकुलेट होता है। यहीं पर अब दो पार्ट में हम लोग का पढ़ाई बदल रहा है। पहले हम निकालने जा रहे हैं यूवी, तो यह बराबर होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, देख रहे हैं, ई स्क्वायर। ई का यही वैल्यू है, अगर यहां रखिएगा तो यह हो जाएगा ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का भी निकालिएगा यूबी, तो यह बराबर होगा बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और नीचे में आ गया 2 म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है वो हम लोग पिछले चैप्टर से जो रिलेशन पढ़े थे उसका यहाँ पर यूज किए, और इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पुट किए हैं जो आपके सामने है। तो ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये दोनों को देखिएगा तो यह वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी हर समय सेम नहीं है, साइन स्क्वायर फंक्शन के अनुसार वेरिएबल है। ऐसे केसेस में एवरेज वैल्यू का कैलकुलेशन किया जाता है। जब वेरिएबल का केस आता है तब एवरेज वैल्यू हम लोग निकालते हैं। यहीं पर लिखेंगे एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू को हम लोग ओवर बार मार्क से लिखा करते हैं ऐसे। इधर ये सब टर्म का एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये सब का हमको एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट तो ये जो भी वैल्यू होगा फिक्स होगा, यानी यह कांस्टेंट टर्म है, तो इसका एवरेज वैल्यू आप निकाल नहीं सकते हैं। जो वेरिएबल होता है उसका एवरेज वैल्यू निकलता है। तो यहां पर वेरिएबल है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर का हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उधर वाले में भी वैसे ही ऐसे लिखेंगे यू ई बराबर होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और ये जो साइन स्क्वायर फंक्शन है इसका एवरेज वैल्यू लेंगे। ये जो सिंबल हम लिख रहे हैं ये एवरेज का सिंबल है, या ऐसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का एवरेज वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड का भी निकालिएगा तो ऐसे ही यू बी का एवरेज वैल्यू, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर दीजिए, और इधर जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका एवरेज वैल्यू हम लोग लेंगे। अब डायरेक्ट जानते हैं तो पुट करना है। अब आज तो वैसा ही समय है क्योंकि आप सबसे लास्ट में ही पढ़ रहे हैं तो सब जानते ही होंगे। साइन थीटा का एवरेज वैल्यू 0 होता है, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है। ये एवरेज वैल्यू दो तरीके से निकलता है, एक जो जनरल मैथमेटिक्स है उससे, एक इंटीग्रेशन से। जब अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ाई होता है वहां पर कई बार ऐसा काम किया जाता है। ऐसे आपको नॉलेज के लिए हम बता देते हैं, जैसे साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपको एवरेज वैल्यू चाहिए तो आप मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2, साइन स्क्वायर का भी चाहिए तो यही। अब देखिए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, अब मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो एवरेज वैल्यू निकालिएगा तो 0 आ जाएगा। लेकिन साइन स्क्वायर का जब निकालिएगा तो साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगा, तो 1 + 0/2 यानी 1/2 होता है। यहां पर हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं सेंस साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू जो होता है यह 1/2 होता है।
तो इसी का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो जब इस्तेमाल करिएगा तो UE बराबर, ये पूरा के बदले 1/2 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। ये एवरेज वैल्यू आप निकाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी डेंसिटी का, उसी तरह से यहाँ भी UB का एवरेज वैल्यू आपका हो जाएगा B नॉट स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट के। दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं और आपको यहाँ ये बता दिए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है। चलिए तब अब हम लोग EM वेव का एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं। यहीं से हम लोग लिखेंगे एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे U एवरेज, UE का एवरेज वैल्यू प्लस UB का एवरेज वैल्यू, और यहीं से U बराबर आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर प्लस B नॉट स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट। दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम लोग एवरेज एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहां पर हम एक इक्वेशन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एक नहीं दो। अब वह दोनों हैं आपके सामने। इस इक्वेशन का इस्तेमाल जब आप करिएगा तो एनर्जी डेंसिटी का एक खास वैल्यू आपको मिलेगा। ऐसे ये भी वैल्यू सही है, लेकिन एक स्पेशल रिजल्ट के लिए कुछ एडिशनल वर्क करना होता है, उसी का यूज करने जा रहे हैं। देखिए हम इधर लिख देते हैं C बराबर आप क्या पढ़े हैं E नॉट बाई B नॉट। यहां से B नॉट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा E नॉट बाई C। तो ये B नॉट का जो वैल्यू आया ना उसको यहां रख दीजिए, रखिएगा। यह होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर प्लस B हट गया, B की जगह पर ये आया है, तो अब लिखिएगा E नॉट स्क्वायर C स्क्वायर I/2 1/4 म्यू नॉट, जैसा कि आपके सामने है। सिर्फ B नॉट का यह वैल्यू हम पुट किए हैं। अब देखिए यहां पर क्या है C स्क्वायर, यहां पर फिर से देखिए अगेन, हम सब लोग जानते हैं C इक्वल्स होता है 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर C स्क्वायर आप निकालेंगे तो C स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू आप यहां पर रख सकते हैं। ये C स्क्वायर हटाइए और इसके जगह पर यह लिखिए। जब आप लिखिएगा तो देखिए क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर प्लस E नॉट स्क्वायर, और नीचे में देखिए C हट गया और इसके जगह पर आ रहा है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, I/2 है 1/4 म्यू नॉट। म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। रिजल्ट क्या मिलेगा सो देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर प्लस, इसको सोल्व कीजिए, म्यू नॉट गया, बचा क्या 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। देख रहे हैं यह और यह दोनों सेम है। यही तो हम उस समय से कर रहे हैं, कल ही से बता रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी का जो डेंसिटी होता है वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बराबर होता है। आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी दोनों सेम आ गया।
अभी दोनों को ऐड करिएगा तो एनर्जी डेंसिटी बराबर होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर के। नेक्स्ट, जिस तरह से आप बी नॉट का वैल्यू यह निकाल के लिख दिए, उसी तरह से ई नॉट का वैल्यू निकालते तो क्या आता, सी बी नॉट। उसको यहां रखते तो फिर रिजल्ट आपको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में आता। यहीं से लिखेंगे सिमिलरली, और मैग्नेटिक फील्ड वाला रिलेशन लिखते तो वह यही आता, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या फिर बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और केवल मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखा गया है। ये बीच में प्लस का साइन नहीं है, इक्वल का साइन है। एनर्जी डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के भाषा में लिखिएगा तो यह, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखिएगा तो यह। तो हम लोग एनर्जी डेंसिटी पढ़ रहे थे ईएम वेव का, इसको पढ़ चुके हैं, और यह जो इक्वेशन आया है इसको हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं, वह तरीका भी आपको बताते हैं। यह इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है। आपसे पूछा जाए इसमें ई नॉट क्या है तो क्या कहते हैं हम लोग, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। एक और बात बताइए, अगर हम ई नॉट में √2 से डिवाइड करें तो इसको क्या कहेंगे, आरएमएस वैल्यू। दिस इज कॉल्ड ई आरएमएस। यहीं से देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी अब देखिए एनर्जी डेंसिटी को फिर से एक बार लिखने जा रहे हैं, यही इक्वेशन है, वहां पर लाइए। एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या फिर बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाई √2 का होल स्क्वायर, या फिर इधर 1 बाई म्यू नॉट। ये जो इक्वेशन है इसको √2 के टर्म में लिखा जा सकता है, और जब √2 में लिख दिए हैं तो यह हो गया आपका आरएमएस वैल्यू। यहीं से एनर्जी डेंसिटी आपका बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर, या फिर इधर बी आरएमएस का स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो ये एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू आरएमएस के वैल्यू में लिखा गया है, आरएमएस के टर्म में। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी डेंसिटी। 3 और टर्म हम लोग को पढ़ना है, दैट इज इंटेंसिटी, मोमेंटम एंड रेडिएशन प्रेशर। वो सब छोटे छोटे हैं।
देखिए हम लोग पढ़ने आ गए इंटेंसिटी ऑफ ईएमएफ। इसके बारे में आप पहले भी पढ़े हैं, आज भी वही बात बताया जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा 1 सेकेंड में एक एरिया से जितना एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होगा उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को इंटेंसिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आप हेडिंग दिए हैं इसी में लिखिएगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड per unit area per unit time by EM wave is called intensity. वहीं पर नीचे यह रिलेशन आप लिख दीजिए। इंटेंसिटी को बड़ा आई से लिखते हैं, ये बराबर होगा एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। एनर्जी को बड़ा यू से लिखा गया है। कंसीडर एन EM वेव propagated through the medium with speed c. Let an assumed portion of the medium of length L and area of cross section A यह एक मीडियम लिया गया है। इस मीडियम से EM वेव जा रहा है। यह जो है ना EM वेव है और EM वेव का स्पीड c है। हम सब लोग जानना चाहते हैं कि इस EM वेव का इंटेंसिटी क्या होगा। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम करना होगा और इसी को कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे मीडियम में से यानी हवा में जा रहा है या पानी में जा रहा है, इस मीडियम का एक छोटा सा पोर्शन हमने लिया है। उस पोर्शन का लंबाई L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। वह पोर्शन यहां पर दिखाते हैं। इस पूरे मीडियम में से एक छोटा सा पोर्शन हम लिए हैं, इसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इससे भी EM वेव जा रहा है। ठीक है, ऐसा हम लोग ले लिए। जब यह ले लिए है तो इसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इनटू लेंथ। यहीं से हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम जो बराबर होता है एरिया इनटू लेंथ, और दोनों का वैल्यू पता है, दैट इज AL।
अब जो पोर्शन आपने लिया है, इस पूरे पोर्शन में टोटल कितना एनर्जी होगा, यहीं से लिखेंगे टोटल एनर्जी इनसाइड द एज्यूम्ड पोर्शन ये जो एज्यूम्ड पोर्शन लिया गया है, इस पोर्शन में टोटल एनर्जी कितना होगा, तो टोटल एनर्जी U बराबर होगा एनर्जी डेंसिटी I इंटू वॉल्यूम। ऐसा क्यों लिखे हैं, इसका भी रीजन समझिए। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बाय वॉल्यूम को कहते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, बच जाएगा टोटल एनर्जी। और एनर्जी डेंसिटी कितना होता है अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, यहीं से ऐसे लिखेंगे। एनर्जी डेंसिटी को हम लोग इस सिंबल से लिख के आए हैं, छोटा यू से। दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू, यहां पर एवरेज ही लेंगे क्योंकि वेरिएबल लेने से कोई रिजल्ट यहां पर नहीं आने वाला है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी अब वॉल्यूम का वैल्यू है ये आल। अब आइए यहां से, देयरफॉर इंटेंसिटी जब निकालेंगे तो I बराबर बड़ा U बाई 80 है, सबका वैल्यू पुट करिए इनटू AL और नीचे में आ गया 80। ये टोटल एनर्जी है, नीचे एरिया टाइम जो यहां लिखा हुआ है वही लिखे। नेक्स्ट टोटल एनर्जी यह इसके बराबर है, पुट कर दिए। अब देखिए A से A कट जाएगा, बचेगा क्या, I बराबर U I इंटू L बाई टी। L बाई टी दिस इज डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को हम लोग स्पीड कहते हैं। यहीं पर लिखेंगे सेंस L बाई टी इक्वल्स स्पीड ऑफ वेव। वेव यहां से यहां t टाइम में पास कर गया, लंबाई L है, तो स्वाभाविक रूप से वेव का स्पीड L बाई टी के बराबर होगा जो वहां पर लिखे हैं। तो L बाई टी हटाइए और उसको C से लिख दीजिए, यहीं से इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा U इंटू C। यहीं से हम लोग लिखेंगे डेट इज I इक्वल्स एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड। एनर्जी डेंसिटी में वेव के स्पीड से मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को मिलता है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के लिए भी यहां पर हम लोग पढ़ाई किए हैं, और एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू आपको मालूम है, वो यहां पर आप रख सकते हैं, रख करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे सेंस एनर्जी डेंसिटी का एवरेज वैल्यू कितना पढ़े थे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर या फिर B नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। इसको वहां पुट करिएगा, यहीं से देयरफॉर इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा हाफ C एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, या फिर यहां पर C B नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो EM वेव का इंटेंसिटी भी फाइनली हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद बारी है मोमेंटम ऑफ वेव।
ईएम वेव का मोमेंटम कितना होता है सो, तो यहीं पर लिखते हैं मोमेंटम ऑफ ईएम वेव is defined as ईएम वेव का मोमेंटम बराबर होता है इंटेंसिटी बाई सी। ये सब जो बातें आज आप पढ़ रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी या ये सब मैक्सवेल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। तो मोमेंटम में डिफाइंड इक्वेशन है, एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी में डिराइव्ड है, यानी डेरिवेशन करके बनाना था, ये डिफाइंड है। तो ईएम वेव का मोमेंटम भी फाइनली हम लोग पढ़े, इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय सी इज कॉल्ड मोमेंटम। चलिए अब ये पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन प्रेशर। क्या होता है रेडिएशन प्रेशर, इसके बारे में अब समझते हैं, और कितना वैल्यू होता है यह भी अब समझेंगे। प्रेशर कोई भी हो, रेडिएशन प्रेशर हो या फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रेशर हो, सब प्रेशर का मतलब फोर्स बाई एरिया के बराबर होता है। तो रेडिएशन प्रेशर को भी हम लोग फोर्स बाई एरिया से ही लिखते हैं। यहीं पर रेडिएशन प्रेशर बराबर हम लोग लिखते हैं यही फोर्स बाई एरिया। लेकिन सवाल यह है कि रेडिएशन प्रेशर होता क्या है, क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है, ये सब हम लोग को जानना है। तो ये हम लोग दो पार्ट में इसका पढ़ाई करेंगे। देखिए, प्रेशर आप पढ़ने आए हैं और प्रेशर कहता है कि यह बराबर होता है फोर्स बाई एरिया, यानी फोर्स कहां से आया इस चैप्टर में, हम लोग तो वेव पढ़ रहे हैं, इसमें मास एक्सेलरेशन ये सब पढ़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन फोर्स आ गया है। इस फोर्स का क्या कॉज है, व्हाट इज द कॉज ऑफ फोर्स बाय व्हिच प्रेशर एग्जर्ट। तो जानकारी यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मोशन में होते हैं, प्रोपगेशन करते हैं, जा रहा है, कहीं किसी ऑब्जेक्ट से टकराया, जैसे मान लीजिए उधर से ईएम वेव आया, इस दीवार से टकराया, तो दीवार से टकराएगा तो कोलिजन होगा। ईएम वेव में फोटोन होता है, सो आप जानते हैं, फोटोन और दीवार में कोलिजन हुआ तो फोर्स तो लगना ही है। उस फोर्स के कारण जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। तो यहां से जानकारी यह है कि व्हेन एन ईएम वेव इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, देन फोर्स exerted by it on the surface due to which pressure also exerted, which pressure is called radiation pressure। ईएम वेव के द्वारा जनरेट या डेवलप किया गया प्रेशर को ही रेडिएशन प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी टर्म रेडिएशन का मतलब होता है ईएम वेव का निकलना, कहीं से ईएम वेव निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। तो रेडिएशन का मतलब एनर्जी का इमिशन होगा इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो आप लिखे हैं इसी के नीचे हम बोल रहे हैं, उसको नोट करिए, लिखिएगा व्हेन an EM wave, when an EM wave incident on a surface, incident on a surface, then force exerted by it, then force exerted by it on the surface, exerted by it on the surface, फुल स्टॉप देने के बाद लिखिएगा ड्यू टू दिस फोर्स
a pressure also exerted. Due to this force, a pressure also exerted, which is called radiation pressure. Which is called radiation pressure. वहीं पर नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, that is the pressure exerted by EM wave, the pressure exerted by EM wave on a surface is called radiation pressure. The pressure exerted by EM wave on a surface is called radiation pressure. रेडिएशन प्रेशर होता क्या है ये तो समझ गए। अब इसका कैलकुलेशन दो पार्ट में होता है। कैसे होता है सो देखिए। देखिए यहां पर एक सरफेस है, इस सरफेस पर ईएम वेव आ रहा है। देखिए यह ईएम वेव आया, इंसिडेंट किया, दिस इज इंसिडेंट, और देख रहे हैं लिखे हैं एब्जॉर्प्शन। इस पूरे ईएम वेव को यह सरफेस एब्जॉर्ब कर लिया है, पूरा का पूरा ईएम वेव इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। यहीं से लिखेंगे बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के इस्तेमाल से हम लोग पहले फोर्स निकालेंगे। इसी फोर्स का वैल्यू यहां रखिएगा, आपको प्रेशर का वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, तो न्यूटन का दूसरा नियम बताता है किसी भी सरफेस पर लगने वाला फोर्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम के बराबर होता है। यहां भी और वहां भी, दोनों केस में। इस केस में देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या है, जब वेव आ रहा था तो इसके पास मोमेंटम है I/c, और फाइनल में वेव को सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया है तो फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा। दिस इज द केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। उस पे देखिए रिफ्लेक्शन में ईएम वेव आया, मोमेंटम है I/c, अब फिर आने के बाद लौट जाएगा, दिस इज I/c। तो आने के समय भी मोमेंटम I/c, लौटने के समय भी I/c। एब्जॉर्प्शन के केस में केवल आते समय है, वापस यहां होता ही नहीं है क्योंकि सारे वेव को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस केस में फोर्स निकालिएगा तो F बराबर फाइनल मोमेंटम 0 माइनस I/c और नीचे हो गया डेल्टा t। उस केस में देखिए ये दोनों मोमेंटम को देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर इनिशियल मोमेंटम को आप प्लस में लिखते हैं तो फाइनल माइनस में होगा, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर होते हैं। या फाइनल को प्लस में लिखते हैं तो इनिशियल माइनस में होगा। आपको जैसे मन है वैसे लिखिए। तो हम फाइनल को ही प्लस में लिख लिए हैं, I/c माइनस माइनस I/c, और नीचे में आ गया डेल्टा t।
अब इसके नीचे यहां पर जगह नहीं है, लेकिन आपको इसके नीचे ही लिखना है जो अब हम लिखने जा रहे हैं। इस केस में आप फोर्स निकालेंगे तो फोर्स बराबर आएगा माइनस आई बाई सी डेल्टा टी। तो रेडिएशन प्रेशर आरपी ये बराबर होगा, फोर्स बाई एरिया है तो यहीं से यह हो जाएगा एफ बाई सी ए डेल्टा टी। उस दूसरे केस में फोर्स का वैल्यू आएगा 2I बाई सी और नीचे है डेल्टा टी, यहीं से रेडिएशन प्रेशर आपका आ जाएगा 2I बाई सी ए डेल्टा टी। तो जब ईएम वेव का रिफ्लेक्शन होगा और जब ईएम वेव का एब्जॉर्प्शन होगा, वहां पर हम लोग रेडिएशन प्रेशर को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो दिस इज रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर का पढ़ाई समाप्त हो गया। अब आ गए हैं हम लोग पढ़ने टाइप्स ऑफ ईएम वेव, जिसके बारे में आपको पहले से भी कई बार बताया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को 7 टाइप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। लेकिन इसको पढ़ाएं उससे पहले अभी जो थोड़ा देर हम लोग पढ़ रहे थे पहले, मोमेंटम और रेडिएशन प्रेशर, उसमें एक जगह गलती हो गया है, उसको करेक्शन करना है। क्या गलती हुआ है सो आप लोग देख लीजिए पहले। मोमेंटम ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव के मोमेंटम को
टी से लिखते हैं और यह बराबर होता है U बाई सी। I बाई सी नहीं होता है, U बाई सी होता है। दिस इज एनर्जी बाई स्पीड। यहां जो कैपिटल यू लिखे हैं यह एनर्जी डेंसिटी नहीं है, यह एनर्जी है, टोटल एनर्जी। तो यहां पर करेक्शन करना है। जब यहां से आगे बढ़िएगा तो रेडिएशन प्रेशर में भी हम लोग आएंगे। रेडिएशन प्रेशर, अभी जो दो फिगर बनाए थे, वेव आया, एब्जॉर्ब हो गया, यहां पर वेव आया, रिफ्लेक्ट हुआ, हाँ तो देखिए इसमें यहां तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, तो फाइनल मोमेंटम आपका जीरो होगा। लेकिन इनिशियल मोमेंटम जो आया है, हम I बाई सी लिखे थे लेकिन रियल में यह होते हैं U बाई सी। उसमें भी वैसे ही जो आया था उसका भी मोमेंटम U बाई सी, जो रिफ्लेक्ट हो गया है उसका भी U बाई सी। अब देखिए फोर्स वैसे ही निकलेगा, सब चीज बाकी वैसे ही है, सिर्फ जहां जहां I लिखे थे वहां वहां U लिखना है। तो यहां पर फोर्स निकालिएगा तो यह आएगा U बाई सी है तो ऐसे माइनस U बाई सी डेल्टा टी। इस केस में निकालेंगे 2U बाई सी डेल्टा टी। अब चलिए रेडिएशन प्रेशर निकालते हैं। एब्जॉर्प्शन का केस, हाँ तो रेडिएशन प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स आप निकाले हुए हैं U बाई, ये देख रहे हैं फोर्स माइनस में है, वेक्टर के वैल्यू कभी माइनस में नहीं होते हैं। ये माइनस जो लिखा हुआ है डायरेक्शन रिप्रेजेंटर है, इसीलिए यहां पर सिर्फ हम यही लिख रहे हैं C डेल्टा टी और यहां पर आ गया एरिया। इसमें लिखिएगा तो रेडिएशन प्रेशर बराबर होगा 2U बाई सी डेल्टा टी IN2 एरिया। अब देखिए हम सब लोग जानते हैं सेंस 12U जो होता है ये बराबर होता है इसके एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, को हम लोग टोटल एनर्जी कहते हैं। इस वैल्यू को ये दोनों इक्वेशन में आप रख दीजिए, तो रखिएगा तो देखिए क्या मिलेगा, U AL और नीचे में देखिए क्या है C डेल्टा T IN2A। अच्छा इसको पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, टोटल एनर्जी बाई स्पीड इनटू टाइम इनटू एरिया। इंटेंसिटी बराबर होता है टोटल एनर्जी बाई एरिया इनटू टाइम, यानी U बाई एरिया इनटू टाइम, U बाई एरिया इनटू टाइम जो ये लिखा हुआ है यह किसके बराबर है, इंटेंसिटी के। यहां भी वैसे ही U बाई एरिया इंटू टाइम, डायरेक्ट इंटेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है। यहीं से रेडिएशन प्रेशर बराबर होगा, यहां पर आएगा I बाई सी एब्जॉर्प्शन के केस में, और जब रिफ्लेक्शन होगा तो रेडिएशन प्रेशर बराबर होगा 2I बाई सी के। दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस इक्वेशन में गलती हो गया, इसके कारण हम लोग को यहाँ पर भी इक्वेशन बदल गया है, तो इसको करेक्शन कर लीजिए तब इसके बारे में आपको बताते हैं।
मोमेंटम बराबर होता है एनर्जी बाई स्पीड। इंटेंसिटी बाई स्पीड जो है ना प्रेशर के बराबर होता है। तो हम लोग जो लिख लिए थे वह प्रेशर का इक्वेशन लिख लिए थे यहां पर। IMCQ वाला जमाना है। अगर मान लीजिए नहीं ध्यान देते, छोड़ देते, तो गलत पर ऑप्शन पर आप कलेक्ट कर लेते, इसीलिए इसको करेक्शन अभी कर लिए हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ EM वेव। तो जो हेडिंग दिए हुए हैं आप लोग फिर से हेडिंग दे दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ EM वेव। दोनों एक ही का दो नाम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम EM वेव के टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन को ही कहा जाता है। EM वेव को 7 टाइप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ। तो जो हेडिंग दिए हैं उसी में नीचे लिखिएगा, EM वेव इज डिवाइडेड EM wave is divided into following 7 types. Following 7 types on the basis of their wavelength and frequency. On the basis of their wavelength and frequency. वहीं पर लिस्ट बना लीजिए ऐसे EM वेव, इसके बाद यहां पर लिखेंगे वेवलेंथ, यहां पर लिखना है फ्रीक्वेंसी, ये तो खैर लिस्ट है, इसको याद रखना भी बहुत मुश्किल काम होता है। सबसे पहला आता है गामा रेज। गामा रेज का फ्रीक्वेंसी 10 के पावर 20 से 10 के पावर 19 तक होता है। वेवलेंथ 10 के पावर -15 से लेकर 10 के पावर -10 तक होता है। ये वेवलेंथ जो है मीटर में लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी हर्ज में लिखा हुआ है। दूसरा है एक्स रेज, इसका वेवलेंथ जो है 10 के पावर -10 से लेकर 10 के पावर -8, फ्रीक्वेंसी 10 के पावर 19 से लेकर 10 के पावर 16। तीसरा में आता है यूवी रेज, इसका वेवलेंथ है 10 के पावर -8 से लेकर 10 के पावर -7, फ्रीक्वेंसी 10 के पावर 16 से लेकर 10 के पावर 14 तक। चौथा नंबर जो लाइट है विजिबल रेज, इसका वेवलेंथ 10 के पावर -7 से लेकर 10 के पावर -6, फ्रीक्वेंसी 10 के पावर 15 से लेकर 10 के पावर 14। पांचवा में है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में वेवलेंथ है 10 के पावर -6 से लेकर 10 के पावर -4, फ्रीक्वेंसी है 10 के पावर 14 से लेकर 10 के पावर 9। छठा में आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का वेवलेंथ है 10 के पावर -4 से लेकर 10 के पावर -1, फ्रीक्वेंसी है 10 के पावर 11, 10 के पावर 9। और सबसे लास्ट में है 7 रेडियो वेव, इसका 10 के पावर 9 से लेकर 10 के पावर 4 और इसका 10 से लेकर 10 के पावर 4 ये है।
और यह है 10 के पावर 9 से लेकर 10 के पावर 10। ये जो आपके सामने अभी है, इसी चार्ट को, इसी लिस्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। और बिहार बोर्ड में बहुत खतरनाक क्वेश्चन इससे आता है, लिख देगा 10 के पावर 15 हर्ट्ज किसका फ्रीक्वेंसी होता है, इस सब ऑप्शन में रहेगा। तो ये लिस्ट को याद रखना बहुत आसान काम नहीं होता है, काफी टिपिकल वर्क होते हैं। और हम यही कहेंगे कि ये सब क्वेश्चन आएगा तो इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं तो इसमें 0 नंबर आने की ज्यादा संभावना है, यहाँ गलती होने की ज्यादा चांस होता है। अब इतना वेरिएशन को याद रखना काफी टिपिकल होता है। हाँ, ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होता है, तो गामा रे। सबसे कम एनर्जी किसमें, रेडियो वेव। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, ऐसे पूछेगा तब हो सकता है। ये जो लिस्ट बना हुआ है, इसमें नीचे जाने पर वेवलेंथ का वैल्यू बढ़ता है, इंक्रीजेज। ऐसे पूछेगा तब तो बहुत आसान है। और नीचे के तरफ जाइएगा तो एनर्जी डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं एनर्जी बराबर होता है ईएम वेव में hc/λ। एनर्जी का वेवलेंथ के साथ अपोजिट रिलेशन होता है। ये सब तो बता दिया गया। पढ़ाने वाला पोर्शन ईएम वेव में जो था वह समाप्त हो गया। आप सबको यहाँ पर एक काम खुद से करना है, लेकिन हमको पता है आप लोग कीजिएगा नहीं है, क्योंकि डिजिटल सर्किट का होमवर्क का वेट अभी तक हम कर रहे हैं। अभी तक कोई इस पर नहीं एक्शन आप लोग ले रहे हैं, तो इसमें भी नहीं लीजिएगा जैसा उम्मीद है। गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सातों वेव के ज्यादा नहीं 3-4 प्रॉपर्टीज अलग से आपको लिखना है। जैसे हेडिंग देंगे गामा रेज और उसमें लिखेंगे कि इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर जैसे बीमारी में गामा रे का इस्तेमाल किया जाता है इलाज करने में, जिसको आप लोग रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। ऐसे ही सब का कहीं ना कहीं इस्तेमाल है। माइक्रोवेव का इस्तेमाल हम लोग अपने घर में खाना को गर्म करने में करते हैं। ये जो इंफ्रारेड है, इसका दूसरा नाम हीट वेव होता है। इंफ्रारेड कहां से निकलता है, जहां हीट होता है। जैसे ठंडी में हम लोग जो हीट आग तापते हैं, वहां से यही निकलते रहता है इंफ्रारेड। तो इस तरह के 2-3 प्रॉपर्टी सबके बारे में आपको स्वयं अपने से लिखना है। तब क्वेश्चन यह होता है कि सर कहाँ लिखा हुआ है, सब कहाँ खोजेंगे? कहीं नहीं जाना है, एनसीईआरटी के किताब में जाइए, सब स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो ज्यादा नहीं, कम से कम 3 बातें सबके बारे में आप अवश्य नोट कर लीजिएगा। तो ईएम वेव खत्म हो गया और इसी के साथ हम लोग का पढ़ाई भी समाप्त हो गया।